वेल स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हम लोग स्टडी कर रहे हैं विच इज़ अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज चैप्टर 1 का आपके लिए एक बड़ा ही मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट मैस स्पेक्ट्रोमीटर एंड मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो इसके बारे में बड़ी एक डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, उनको हम लोग आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अब सपोज हमारे पास कोई अननोन एलिमेंट आ गया, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि उस अननोन एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं ना उनके एटॉमिक मैसेज क्या हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, हम लोग ये मेजर करना चाह रहे हैं। तो उसे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए केमिस्ट्री के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग मैस स्पेक्ट्रोमीटर का नाम देते हैं। तो आज हम लोग मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है नियोन। आपको पता है कि नियोन एक नोबल गैस है। मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि नियोन के कितने आइसोटोप्स हैं, उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि उनके एटॉमिक मैसेज क्या है, एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, एंड व्हाट इज देयर रिलेटिव अबंडेंस, उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। ये तीनों चीजें मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो इन तीनों चीजों को फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मुझे हेल्प आउट करेगा डेट इज मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैं क्या करूंगा, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इस एलिमेंट का एनालिसिस करूंगा, इसको एज ए सैंपल यूज करूंगा, एनालाइज करूंगा। तो मैं जो नियोन है उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स को भी फाइंड आउट कर लूंगा, एटॉमिक मैसेज ऑफ द आइसोटोप्स और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसके अंदर जो वर्ड है ना एग्जैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज हमें मेजर करके देता है ये आइसोटोप्स की और उनकी रिलेटिव अबंडेंस की। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मैस स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं और इस टेक्निक को मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहा जाएगा। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का क्या प्रिंसिपल है, ये कैसे वर्क आउट करती है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है। डिटेल के अंदर तो बाद में डिस्कशन आ जाएगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसे आप एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसके आप आइसोटोप्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इट इज वोलाटाइज्ड, उसको वोलाटाइज्ड किया जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय वोलाटाइज्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, उसको वेपर स्टेट के अंदर चेंज करते हैं। जब वो सब्सटेंस वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है, देन दीज वेपर्स आर आयोनाइज्ड इनटू गैसियस पॉजिटिव आयंस, और गैसियस पॉजिटिव आयंस के अंदर आयोनाइज करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, डेट इज इलेक्ट्रॉन बीम। आगे डिटेल के अंदर मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वो जो वेपर्स होते हैं दे आर आयोनाइज्ड इनटू गैसियस पॉजिटिव आयंस। गैसियस पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो गैसियस पॉजिटिव आयंस होती है ना, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। वो डिपेंड करता है कि जिस सब्सटेंस को आप लोग एनालाइज कर रहे हैं उसके कितने आइसोटोप्स हैं। अगर इसके 2 आइसोटोप्स हैं तो यहाँ पे जो गैसियस पॉजिटिव आयंस होंगे उनकी 2 तरह के एटॉमिक मैसेज होंगे। अगर 3 आइसोटोप्स हैं तो 3 तरह के एटॉमिक मैसेज होंगे। तो अगला स्टेप क्या होता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, दैट इज द सेपरेशन। वो जो आयंस है उनको सेपरेट करना है, और सेपरेशन का क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज देयर मैस टू चार्ज रेशो। एक रेशो है जिसे मैस टू चार्ज रेशो कहते हैं। उस बेस के ऊपर हम लोग वो जो डिफरेंट आयंस हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स के, उनको सेपरेट करते हैं, और सेपरेशन करने के बाद हम लोग फाइनली क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ पीक्स। मैस स्पेक्ट्रम जो है ना वो पीक्स की फॉर्म के अंदर हमें रिकॉर्ड करके देगा कि ये एलिमेंट है, उसके इतने आइसोटोप्स हैं और हर आइसोटोप का एग्जैक्ट एटॉमिक मैस ये है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस ये है। वो जो हमारे पास उसका रिकॉर्ड आता है इन दी फॉर्म ऑफ पीक्स, उसे हम लोग मैस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। यानी मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमें क्या करता है, एक रिजल्टेंट शीट देता है जिसके ऊपर पीक्स होती हैं, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। हाँ जी,
मैस स्पेक्ट्रम की मैंने बात की, तो मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है, थोड़ा सा इसका हम लोग व्यू ले लेते हैं। वैसे तो लास्ट के ऊपर डिटेल के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये एक ग्राफ है, एक प्लॉट है, किसके बिटवीन मैस टू चार्ज रेशो एस एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स एस ऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये एक ग्राफ है, एक प्लॉट है, किसके दरमियान, बिटवीन मैस टू चार्ज रेशो अलोंग एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स अलोंग वाई एक्सिस। तो सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ब्रोमीन, जिसके दो आइसोटोप्स हैं। तो हम लोग ब्रोमीन को जब मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एनालाइज करते हैं तो हमारे पास दो पीक्स आएंगी। एक पीक आती है 79 एटॉमिक मैस के ऊपर और दूसरी पीक आती है 81 मैस के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ पीक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इसका मतलब ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स हैं, और जो पीक की हाइट है दैट इज इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप। तो 79 जो है ना, उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 50.54, और 81 वाला जो आइसोटोप है ब्रोमीन का, उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 49.49%। तो ये मैस स्पेक्ट्रम है हमारे पास, जो कि हमें क्या बता रहा है, जो कि हमें बता रहा है अबाउट दी नंबर ऑफ आइसोटोप्स, एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ द आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इनिशियली जो फर्स्ट मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया था वो एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिस्ट था, जिसका नेम था फ्रांसिस विलियम ऑस्टन। 1919 की बात है। उसने सबसे पहला मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो डिजाइन किया। ही वाज स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन, और उसको 1922 के अंदर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डिस्कवरी के बेस के ऊपर नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया। अब इसने मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया किस लिए, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। यानी किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। हाँ जी, एक सेकंड टाइप का भी मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका जिक्र आपकी बुक के ऊपर किया हुआ है, दैट इज डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अगर हम लोग डेम्स्टर्स की बात करते हैं तो इसका फुल नेम आर्थर जेफरी डेम्स्टर। ही वाज कैनेडियन फिजिस्ट, ठीक है। इसने क्या किया, ही डिस्कवर्ड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के जो आइसोटोप हैं इसने डिस्कवर किए बाय यूजिंग हिज मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और इसके मैस स्पेक्ट्रोमीटर की एक खास बात ये थी कि इट वाज डिजाइन्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। वैसे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि लिक्विड या गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद हैं उनके आइसोटोप्स को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर है उनके आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डेम्स्टर ने मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो डिजाइन किया था, और इट इज वन ऑफ द मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जी नेक्स्ट हम लोग जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी एक जनरल मैस स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना उसको समझने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हुए किसी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को मेजर कर सकते हैं। तो इसकी वर्किंग को समझने से पहले हमें थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। तो ये एक डायग्राम मैंने ड्रा की है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, यहाँ से हम लोग इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, डेट इज सैंपल इनलेट। ये सैंपल इनलेट है, यहाँ से हम लोग ऐसा सब्सटेंस जिसके हम लोगों ने आइसोटोप्स और उनकी एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट करना होता है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो डेट इज नोन एज सैंपल इनलेट, इसको सैंपल इनलेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो पार्ट है वो क्या है, देयर इज अ हीटेड फिलामेंट। ये एक हीटेड फिलामेंट है, किसी भी मेटल की हो सकती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर जैसे एक फिलामेंट हुआ करती थी जो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते थे। तो ये एक हीटेड फिलामेंट है, किसी भी मेटल की हो सकती है। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये क्या करती है, इट एमिट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की एमिट करती है
हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम को एमिट करती है और वो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू आयोनाइज वेपर्स। वो वेपर्स को यहाँ पे आयोनाइज करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। ये दो परफोरेटेड ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, परफोरेटेड ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं जिसकी स्ट्रेंथ जो है ना डेट इज 500 टू 2000 वोल्ट्स। वेरी हाई वोल्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये जनरेट करती हैं। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है डेट इज एनालाइजर। इसके अंदर हम लोग एक मैग्नेट यूज करते हैं जो कि जो आयंस है उनको सेपरेट करेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद लास्ट के ऊपर एक इसका कंपोनेंट है जिसे हम लोग डिटेक्टर कहते हैं, जहां पे आइसोटोप्स को डिटेक्ट किया जाएगा। एक वैक्यूम पंप यहाँ पे अटैच किया होता है इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर टू क्रिएट वैक्यूम इनसाइड दी मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है एक ग्लास इनवेलप के अंदर। एक ग्लास इनवेलप के अंदर हम लोगों ने इनको इंक्लूड किया हुआ है और ये जो ग्लास इनवेलप है ना डेट इज इवैक्यूएटेड। ये इवैक्यूएटेड है, इसके अंदर कोई चीज नहीं होती, एयर मौजूद नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सिर्फ वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस जिसके आप लोगों ने आइसोटोप्स को एनालाइज करना है सिर्फ उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके अलावा कोई चीज नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये इसकी एक कंस्ट्रक्शन है, उसके कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने आपको शो किए। हाँ जी, अब इसकी मास स्पेक्ट्रोमीटर की हम लोग वर्किंग स्टडी कर लेते हैं। तो वर्किंग जो है ना वो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेप जो है ना डेट इज दी वेपोराइजेशन ऑफ सैंपल। ऐसा सब्सटेंस जिसको आप एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसके आप आइसोटोप्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो जो सैंपल है हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर तो वो सैंपल ऑलरेडी गैसियस स्टेट के अंदर है तो फिर उसे किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सैंपल जो है ना डेट इज इन लिक्विड फॉर्म और इन सॉलिड फॉर्म, तो सबसे पहला काम ये होता है, पहला स्टेप ये होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डेट इज द वेपोराइजेशन ऑफ द सैंपल, कि आपने क्या करना है, उस सैंपल की वेपोराइजेशन करनी है। ऐसा सब्सटेंस जिसके आइसोटोप को सेपरेट करने जा रहे हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। और जब हम लोग उसको वेपर स्टेट के अंदर चेंज करेंगे, वो जो वेपर्स है उनका जो प्रेशर है ना डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना उसका प्रेशर रखेंगे। तो याद रखें, उन वेपर्स का जो प्रेशर है ना डेट इज केप्ट वेरी लो, उसको हम लोग बहुत ही लो रखते हैं। रेंज क्या होती है 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 टॉर। इतना प्रेशर हम लोग एडजस्ट करते हैं। और किसकी हेल्प से हम लोग एडजस्ट करते हैं, वी हैव वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप दो इसके फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन ये होता है कि इसने बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करना है इनसाइड दिस ग्लास इनवेलप। दूसरा क्या करना है, इसकी हेल्प से हम लोग वो सैंपल जिसके हम लोग आइसोटोप फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसके प्रेशर को भी एडजस्ट करते हैं। किस रेंज के अंदर, इंटू 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 टॉर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। अगर हम लोग प्रेशर लो नहीं रखते तो फिर क्या हो सकता है, जो आयंस हैं इनसाइड दी मास स्पेक्ट्रोमीटर दे कैन नॉट मूव फ्रीली। वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे। जब वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, उनकी पैकिंग बड़ी क्लोज होगी, उनके आपस में कुलियन होंगे और कुलियन की वजह से जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी जो वर्किंग है वो स्मूथ वर्किंग नहीं होगी। हम लोग आइसोटोप्स को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक तो वैक्यूम होना चाहिए और दूसरा जो एलिमेंट है उसके वेपर्स का वेपर प्रेशर बहुत ही लो होना चाहिए ताकि आयंस फ्रीली उसके अंदर मूव कर सकें। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप वाज वेपोराइजेशन ऑफ द सैंपल। सेकंड स्टेप जो है ना डेट इज द आयोनाइजेशन ऑफ वेपर्स। वेपर्स की आयोनाइजेशन है और ये काम हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर के जिस पार्ट के अंदर करते हैं उसको आयोनाइजेशन चैम्बर का नाम देते हैं। जिस तरह मैंने आपको दिखाया भी था, अगेन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एक हीटेड फिलामेंट यूज की थी और ये हीटेड फिलामेंट क्या करती है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। देखिए, अगर हम लोग किसी एटम को आयोनाइज करना चाह रहे हैं तो आयोनाइजेशन का मतलब यह है कि हम लोग उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऐसे पार्टिकल के साथ हिट करना पड़ेगा जिसका साइज ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो। और वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम हो सकती है, वो अल्फा पार्टिकल्स हो सकती हैं।
तो हीटेड फिलामेंट क्या करती है, ये हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन की बीम क्रिएट करती है। वो क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन्स को हिट करती है। सपोज ये एटम है हमारे पास जिसके हम लोग ने एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना है, तो ये इसको हिट करेगी। जब ये हिट करेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगी, और ये जो एटम है गैसियस एटम है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैटाइन, ये मोनोपॉजिटिव कैटाइन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो कैटाइन्स हैं ये एक तरह के नहीं होंगे, इनकी उतनी टाइप्स होंगी जितने उस सब्सटेंस के या उस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं जिसको हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं। यानी ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे हैव डिफरेंट मैसेज दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ आइसोटोप्स के उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। अगर उस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं तो इनकी 3 टाइप्स होंगी। अगर उस एलिमेंट के 5 आइसोटोप हैं तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे इनकी 5 टाइप्स होंगी। उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 जो होता है दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द आयंस। ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स के, दे हैव देयर ओन मास टू चार्ज वैल्यू। सपोज नियोन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, अब उसके अंदर 20 वाले आयंस भी होंगे, 21 वाले आयंस भी होंगे और 22 वाले आयंस भी होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स के, हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परफोरेटेड 2 प्लेट्स मैंने आपको दिखाई थी जहां पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं 500 टू 2000 वोल्ट परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स जो है ना वो यूज करती हैं। वो क्या करती हैं, ये जो आयंस है इनको एक्सेलरेट करेंगे, इन आयंस की एक्सेलरेशन करेंगे, इन आयंस की एक्सेलरेशन होगी और दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट। ये जो नेगेटिव प्लेट होगी उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 2 प्लेट्स लगी होती हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब हमारे पास पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और जो कैटाइंस है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे होल होता है, ये उस होल में से पास करके जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना उसके अगले चैम्बर तक चले जाएंगे, और इन दिस वे जो आयंस है ना दे आर एक्सेलरेटेड। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फर्ज किया हमारे पास एक मैग्नेट है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसके पीस हम लोग इसके करीब हम लोग आयरन का एक छोटा सा पीस लेके आते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एक कील है। तो जैसे ही ये इस मैग्नेट के पास आता है तो आप इमेजिन करेंगे कि वो मैग्नेट जो है ना वो कितना स्ट्रांगली उस कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई है, 500 टू 2000 वोल्ट, दैट इज वेरी हाई। जो हम अपने घरों के अंदर वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं वो 220 टू 240 वोल्ट होता है, लेकिन ये बहुत हाई वोल्टेज है। बड़े स्ट्रांगली जो कैटाइंस होंगे दे आर अट्रैक्टेड towards the negative plate, and in this way ions are accelerated towards the next part of the mass spectrometer.